देवकी का ससुराल में आज पहला दिन है। देवकी रसोई में खाने की तैयारियों में जुटी हुई थी। आज ससुराल में उसकी पहली रसोई थी। कल ही वह मायके से विदा होकर ससुराल आई थी और रात ही उसकी सास शकुंतला देवी ने सुबह खाना वही बनाएगी यह बता दिया था। तब रात को ही उसने पति जसकरण से परिवार वालों की पसंद नापसंद के बारे में पता कर लिया था। देवकी जैसी सुंदर वैसी ही गुणवान, काली काली बड़ी बड़ी आंखें जैसे हरदम बोलती सी थी। मुख से बोलते मानो फूल झड़ते थे। दया और करुणा उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी। वह भारतीय संस्कार की मानो मूरत थी। मायके में वो सभी की प्यारी थी और माँ बाप की दुलारी थी। ससुराल में भी वो सिर्फ 6 दिन ही रहकर गई थी, मगर इतने कम दिनों में ही उसने सबके दिल में घर कर लिया था। मायके तो वह महीने के लिए गई थी, पर जब 7वें दिन ही पति जसकरण लेने पहुंच गए तो वहाँ सबको हैरानी हुई। साधारण कद-काठी का मगर भोले चेहरे वाला जसकरण स्वभाव से भोला भाला युवक था। माँ बाप का आज्ञाकारी और अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार था। घर में सभी याद कर रहे हैं और माँ ने लिवा लाने के लिए भेजा है, कहते हुए जसकरण थोड़ा सा सकुचा गया था। देवकी के भाई बहन स्वभाव से सीधे साधे जीजा की हंसी बनाने लगे और माँ बाप मुस्कुरा दिए। ससुराल में सकुचाया सा जसकरण साले साली की जिद पर एक दिन रुक तो गया, मगर उसके बिना जाने की को तैयार नहीं हुआ और तीसरे दिन देवकी को विदा कराकर साथ ले आया। देवकी सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार हुई। गुलाबी रंग की सुंदर सी साड़ी पहनकर उसने अपने गहने पहने और मांग में सिंदूर डाला और फिर रसोई घर में गई और अपने काम में लग गई। सबसे पहले उसने मीठे से शुरुआत की। मूंग की दाल का हलवा जो उसकी सास हर खुशी के अवसर पर बनाती थी और सभी को पसंद था। रसोई एक छोटे से कमरे के बराबर थी, जिसके एक तरफ रैंक पर गैस रखी हुई थी और उसके ऊपर बनी रैंक पर 2-2 किलो के डब्बे थे, जिसमें खाद्य सामग्रियां रखी हुई थी। साइड की दीवार पर स्टील की रैंक पर बर्तन रखे हुए थे, कुछ हुक पर लटके हुए थे। दूसरी साइड में रैंक बनी हुई थी जो लगभग खाली थी, जिस पर दूध वगैरह का पतीला था। रसोई घर की तीसरी साइड में एक खिड़की थी जो गली की तरफ खुलती थी, जिस खिड़की से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिससे उसको गर्मी का एहसास कुछ कम हो गया। बाद में वे सब्जियां वगैरह काटने लगी। उसकी ननंद जब मदद के लिए आई तो उसने उससे रसोई की आवश्यक सामग्रियों के बारे में पूछकर निकाला और आग्रह कर उसे वापस भेज दिया था। तभी उसे गली में कुछ औरतों के बात करने की आवाज़ आने लगी। कुछ देर बाद आवाज़ें खिड़की के नज़दीक आई और शायद वहीं रुक गई। देवकी को ऐसा महसूस हुआ कि वे शायद उसके ससुराल के बारे में ही चर्चा कर रही हैं, तो वह खिड़की के पास ही खड़ी हो गई। उसने थोड़ा घूंघट को खींचकर खिड़की के बाहर निगाह मारी। वे 2 औरतें थीं, जिनमें एक उसकी सास की उम्र की लगभग 40-45 की अधेड़ औरत थी और दूसरी वृद्धा लगभग 65 वर्ष की रही होगी। उनकी बातचीत से उसे लगा जैसे वह उसकी ससुराल के बारे में ही बात कर रही है और उसके मन में जानने की जिज्ञासा हुई, तो वह उनकी बातें सुनने लगी। अधेड़ावस्था वाली महिला कह रही थी, अरे आजकल भलाई का जमाना कहाँ है। अरे शकुंतला के यहीं देख लो, जसकरण की शादी में उसकी माँ को ही नहीं शामिल किया और हर जगह शकुंतला ही मालिक बनी घूम रही थी। बहू भी ऐसी आई जो अपनी सास से मिली भी ना। 10-12 दिन हो गए शादी को, सास बेचारी तो गौशाला के कमरे में बंद पड़ी है।
देवकी को कुछ समझ नहीं आया कि शकुंतला कौन है और उसकी सास कौन। वो अपनी सास का नाम भी नहीं जानती थी। इतना तो उसे समझ आ गया कि बात उसके घर की ही हो रही है। जसकरण तो उसी के पति का नाम है और उन दोनों को ही अभी शादी हुई है। वो और भी ध्यान से सुनने लगी। वह वृद्ध औरत बोल रही थी, शकुंतला के तो भाग ही खुल गए। ऐसी सुंदर सुगढ़ बहू है जसकरण की, और दहेज तो पूछो मत, घर भर गया शकुंतला का। साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी भी तो साथ लाई है, मगर सुख शांति भी साथ लाती तो साक्षात लक्ष्मी कहलाती। अधेड़ औरत बोली, सही कह रही हो तुम, अभी दूसरी बार आई है और सुबह सुबह रसोई में लग गई। वो देखो, दोनों की निगाहें अब रसोई की तरफ थी। ये देखकर देवकी थोड़ा सा ओट में हो गई ताकि उन्हें नजर ना आए। पर सास को क्या सुख दिया। वृद्धा थोड़ा सा अनुभूतिपूर्ण स्वर में बोली, अरे चाची, कैसी बातें करती हो। उसे तो बताया ही ना होगा कि उसकी सगी सास तो कोई और है, और बच्चे भी तो शकुंतला के कहे में रहते हैं। मजाल है कोई उसकी बात टाल जाए। सगे हो या सौतेले, सच में सब किस्मत की बातें हैं। किसी को राज मिलता है और किसी को जेल। वृद्धा ने निश्वास लेते हुए कहा, और फिर वे आगे बढ़ गई। तभी देवकी का ध्यान टूटा। कढ़ाई में तेल धुआं छोड़ रहा था और उसका मन भी उन औरतों की बातों की धुंध से भर गया जो उसके लिए एक पहेली बनकर रह गई थी। औरतें तो बातें करते हुए चली गई, लेकिन देवकी की जिज्ञासा को बढ़ा गई। उसके मन में बहुत से सवाल थे जिनके उत्तर उसे ढूंढने थे। उसकी सास कौन है और शकुंतला कौन है। उसके मायके वालों को भी ये जानकारी थी या नहीं, उसे कुछ नहीं बताया गया। क्या उसकी सास वास्तव में उसकी सास नहीं, मतलब जसकरण जी की मम्मी नहीं, यूँ वो लगती भी नहीं। फिर उसकी सास कहाँ है और उसकी सास शादी में क्यों नहीं थी। ये कैसी पहेली है और वह कैसे इसे सुलझाए। इन सवालों के भंवर में डूबती उतरती देवकी ने खाना तैयार किया। तभी उसकी ननंद फिर से अंदर आई। भाभी, खाना बन गया क्या। सभी डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बस लगभग तैयार ही है, कहते हुए उसने सबसे पहले हलवा प्लेट में डाला और उसे घर के मंदिर में भोग लगाने के लिए कहा, और खुद तैयार खाने को परोसने वाले बर्तनों में डालने लगी। कमलेश तिवारी करीब 50-55 की उम्र वाले प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे। छोटे से शहर में उनकी कपड़ों की फैक्ट्री थी। समाज में मान सम्मान था। करीब 16 वर्ष पूर्व वे शहर से लगते गांव में रहते थे। भरा पूरा परिवार था। घर आर्थिक रूप से समृद्ध था। घर के बड़े बेटे थे, लाडले थे, तो स्वाभाविक रूप से जवानी में होने वाली बहुत सी कमजोरियों में जकड़ गए। घर के बाहर मौज मस्ती में मग्न थे। समाज में रंगीन मिजाजी के चर्चे जब आम होने लगे तो माँ बाप ने लगाम खींची, पर तब तक देर हो चुकी थी। बहुत सोच विचार के बाद हल ये नहीं निकला, जैसा कि आम परिवार में चलन है कि शादी ही हर समस्या का समाधान है, और फिर लड़की ढूंढी जाने लगी। 26 तक पहुँचते पहुँचते 16 वर्षीय उर्मिला से उनका विवाह हो गया। खूबसूरत राजकुमारी सी उर्मिला कमलेश को ऐसी भाई कि कमरे से बाहर निकलना बंद हो गया। छरहरे बदन वाली गोरी चिट्टी मृग नयनी से नैनों और गुलाब सी पंखड़ियों से पतले गुलाबी होठों वाली उर्मिला जहाँ खिलती हुई कली थी, तो वहीं कमलेश रस पीने वाला भंवरा बनकर उस पर मंडराने लगा था। माँ बाप ने चैन की सांस ली कि बेटा सुधर गया। कमलेश सारा दिन उर्मिला के आगे पीछे घूमता और उसके रूप पर लट्टू रहता, तो उर्मिला इतना प्यार करने वाला पति पाकर फूली ना समाती और उसे भरपूर प्यार देती, ध्यान रखती। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, एकदम अप्सरा, वह बड़े लाड से कहता। और किशोरी उर्मिला उसकी प्रेम भरी बातों से
के जवाब में इठलाकर नखरे करती। चलो हटो, सारा दिन यूं ही बोलते हो, झूठे कहीं के। और इसकी इस अदा पर कमलेश उसे बाहों में भर अपने प्यार की मुहर लगाता और हंसते हुए दोनों एक दूसरे में समा जाते। जवानी में प्यार करने को एक साथी हो और मौज मस्ती में कोई रोक टोक ना हो तो खुशियाँ की बाहर आ ही जाती है। कमसिन पत्नी और उसका प्यार पाकर कमलेश खुश था तो माँ बाप ये सोचकर खुश थे कि बीवी के प्यार में बेटा रास्ते पर आ गया और घर में रहने लगा। 2-3 साल बीतते बीतते छोटा भाई कविराज पढ़ने शहर चला गया और दोनों बहन सुशीला और पार्वती की शादी हो अपने ससुराल की हो गई। हंसते खेलते एक दूसरे में रमे दोनों खुशगवार जीवन जी रहे थे। उर्मिला का बदन अब गदरा गया था, कली से फूल बन गई थी जिसकी सुगंध कमलेश की जवान हसरतों को महका रही थी। अब पिता चाहते थे बेटा काम संभाले और वह अब आराम करे। कई बार वो उसे कह भी चुके थे, अब उम्र हो गई है बेटा, तुम अब गृहस्थी वाले हो गए हो, आगे परिवार बढ़ेगा तो मेरा हाथ बटाओ। अभी गृहस्थी के चक्कर में पड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं और अभी से कामकाज, मेरी अभी खेलने खाने की उम्र है, कहकर कमलेश टाल देता। जब कोई असर होता ना दिखा तो फिर बहू का सहारा लिया गया। जिसके साथ सारा दिन रहता है उसी के समझाने से ही समझे शायद। उर्मिला अब किशोरी से व्यस्त हो चली थी। सास उसे नित नई बातें समझाने लगी जिससे वह कमलेश को काम करने को राजी कर पाए। अभी तक घर में किलकारी ना गूंजी थी, अतः समाधान यही सोचा गया कि अगर कमलेश के जीवन में नन्ना मुन्ना आ जाए तो उसे जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। खैर जो जो उपाय हो सकते थे अपनाए गए और साल होते होते पता नहीं कौन सा उपाय काम आया कि उर्मिला की कोख हरी हो गई। घर में एक बार फिर से खुशियाँ छा गई। कुल मिलाकर परिणाम ये निकला कि वह उर्मिला का ध्यान रखने लगा और उसके प्यार के मनुहार के समझाने पर कि वो बाप बनने वाला है तो जिम्मेदार भी बनना होगा। अब कमलेश खुशी खुशी फैक्ट्री जाने लगा। उर्मिला ने एक बहुत सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और खूब धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया गया। गृहस्थी की गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। कमलेश फैक्ट्री में ध्यान लगाने लगा और धीरे धीरे सारे काम सीख गया। तो एक बेटी और 2 बेटे ने परिवार को बढ़ा दिया। भाई पढ़ लिख कर शहर में नौकरी पा वहीं का हो गया तो माता पिता ने उसकी भी शादी कर गृहस्थी बसा दी। माता पिता जल्दी ही दोनों बेटों के सुखी गृहस्थी देख एक एक कर अगले 4-5 साल में स्वर्गवासी हो गए। इस सब के परिणाम स्वरूप उर्मिला घर गृहस्थी में ऐसी फंसी कि अब कमलेश के लिए उसके पास समय ही ना रहा। पिछले 8-9 साल में उर्मिला सुगढ़ गृहस्थी बन चुकी थी और घर गृहस्थी में पूरी तरह व्यस्त हो गई थी। सास के न रहने पर गृहस्थी का सारा भार उस पर जो आ पड़ा था। दोनों बड़े बेटे जसकरण और कैलाश स्कूल जाने लगे और बहन सुनीता माँ पिता दोनों की लाडली थी। माँ बाप का साया सिर से हटने के बाद कमलेश फिर से स्वेच्छाचारी होने लगा। अब रोक टोक तो कुछ थी नहीं। शुरू में उर्मिला ने भी ध्यान नहीं दिया, बाद में उसके बदलते रंग ढंग देख उर्मिला ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। जिस उर्मिला के लिए वो 3 साल तक घर से बाहर भी नहीं निकलता था और उसके प्यार के में जिम्मेदार भी बन गया था, आज वो उसकी बात पर ध्यान भी नहीं देता था। रात को देर से घर आना, खाना भी बाहर खा लेना, यहाँ तक कि कभी कभी वो रात को वापस भी नहीं आता। सुनो, आज जल्दी आना, बाजार जाना है, उर्मिला ने कमलेश से कहा। तो मुझे जल्दी आने की क्या आवश्यकता है, तुम अकेले भी तो जा सकती हो, उसने सहजता से कहा।
पर बच्चों की देखभाल के लिए किसी को तो घर में होना ही चाहिए। उर्मिला ने थोड़ा फिक्रमंद होते हुए कहा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा फिक्र मेरी भी कर लेती तो मैं भी जल्दी आ सकता था। कमलेश ने उसका ध्यान अपनी ओर दिलाते हुए कहा, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत, अब बाहर ही जी लगता है, मैं दिन रात यहाँ घर में पिसती हूँ। और कहकर दोनों ने एक दूसरे पर दोषारोपण करना शुरू कर दिया। इस तरह शिकवा शिकायतों के बीच धीरे धीरे कमलेश और उर्मिला के बीच बात बात पर तकरार होने लगी और फिर ये लड़ाई झगड़ों में बदलने लगी। तन के साथ साथ मन में भी दूरी आने लगी। ये नहीं था कि कमलेश बच्चों से प्यार नहीं करता था, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखता था, लेकिन उर्मिला में अब उसे ज़्यादा रुचि ना रही। आज की उर्मिला में और 10 साल पहले वाली अल्हड़ उर्मिला में बहुत अंतर आ गया था। इकहरे बदन वाली कोमलांगी लता सी उर्मिला अब दोहरे बदन की हो गई थी। चेहरे की चमक गृहस्थी के जंजाल में फीकी पड़ गई। व्यवहार में भी अब वो पहले जैसी मधुर भाषिनी ना रही। कहाँ वो अपना सारा स्नेह व समय कमलेश पर लुटाती और हर संभव उसकी खुशी का ध्यान रखती थी। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में कमलेश उसकी गिनती में पीछे होता चला गया और बच्चों के होने पर कामकाज भी देखने लगता है। इस माहौल ने बच्चों पर भी असर डालना शुरू कर दिया और कमलेश उर्मिला से और भी दूर होने लगा। कारण भी था, एक एक कर 4-5 साल में 3 बच्चे और फिर सास का असमय जाना। छोटी उम्र में ही गृहस्थी का पूरा भार उस पर आ पड़ा था। 26 साल की उम्र ही क्या होती है। जब उर्मिला को लगा कि कमलेश उससे ज़्यादा दूर जा रहा है तो उसने उससे अपनी व्यस्तता और बच्चों की ज़रूरतों के बारे में बताकर अपनी ओर खींचने की कोशिश की। पर अब जब भी वो पति को कुछ कहती, कमलेश अनसुनी कर देता। वह कहता, मुझे तुझे कमी क्या है, तेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ। तो वो उखड़ जाती, सुविधा ही सब कुछ नहीं होती, मुझे घर गृहस्थी संभालने में तुम्हारा साथ भी चाहिए। कमलेश, लेकिन कमलेश का दिल ना पिघलना था और ना पिघला। सच तो यह था कि वो अब उर्मिला से ऊब गया था और उससे कम से कम बात करता। 2-3 वर्ष इसी तरह कलह में बीत गए। पति के प्रेम बिना स्त्री की दशा क्या होती है, वो कोई विरहन ही समझे। वही स्थिति उर्मिला की हो गई। अपनी इच्छाओं को मारती, पति के साथ को तरसती, वह मन ही मन कुढ़ने लगी। बात बात पर लड़ने को तैयार रहती। चिड़चिड़ा स्वभाव उसका स्थायी भाव हो गया। इन सब बातों का बच्चों पर भी असर होने लगा। माता पिता की रोज रोज की कलह बच्चों को भयभीत कर देती। पति पर जो असंतोष और क्रोध था, उसके शिकार कभी कभी निर्दोष बच्चे हो जाते और वे सहमे से रहने लगे। और इन सब से छुटकारा पाने के लिए अब कमलेश शहर में ही ज़्यादा रुकने लगा। वह देर से घर आता और खाना खाकर सो जाता। उर्मिला बच्चों के साथ करवटें बदलती। कमलेश की फैक्ट्री में पिता के समय से ही मुंशी प्रेमचंद काम करते थे। करीब 60 वर्षीय मुंशी समझदार व्यक्ति थे, जितना समझा सकते थे समझाते, और जब देखते कमलेश अपनी मर्जी का मालिक है, ज़्यादा कहने का फ़ायदा नहीं, तो चुप रह जाते। अगर बुढ़ापे में वह उनसे नाराज़ हो जाता तो और कहीं काम भी नहीं मिलता। कमलेश उनका बहुत सम्मान करता था और फैक्ट्री का सारी लिखा पढ़ी का काम उन्हीं पर छोड़ रखा था, या फिर ये कहो कि विश्वास पात्र और भरोसे के व्यक्ति के भरोसे ज़्यादातर काम उसने मुंशी पर ही छोड़ रखा था और खुद फिर से मौज मस्ती और दोस्तों में ज़्यादा समय व्यतीत करने लगा था। शादी के बाद जो दोस्त दूर हो गए थे, उनमें से कुछ अब उसके आसपास मंडराने लगे थे। उम्रदराज प्रेमचंद बेटे की तरह कमलेश को सलाह मशविरा दिया करते, इसीलिए कमलेश उनकी बहुत इज्जत भी करते थे और उनके ऊपर काम छोड़कर बेफिक्र हो गए। पिछले साल मुंशी प्रेमचंद की पत्नी, बहू और बेटे की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी और बेटे की एकमात्र निशानी के तौर पर
उनकी पोती शकुंतला उनके पास थी, जो इस समय 15-16 साल की हो रही थी। पत्नी और बेटा बहू के न रहने पर शकुंतला ही उनके जीवन की एकमात्र धुरी थी और शकुंतला के लिए उसके दादा एकमात्र अभिभावक। माँ के जाने के बाद बच्ची की पढ़ाई छूट गई और 10वीं की परीक्षा में भी नहीं बैठ पाई। समय से पहले घर संभालने की जिम्मेदारी आ गई तो घर के काम सीखने पड़े। अब वह ठीक खाना बना लेती थी और इन जिम्मेदारियों में उसकी बच्चों वाली चंचलता कहीं खो गई थी। बिन माँ बाप की बच्ची बच्चों जैसी चंचल ना रही, बल्कि डरी सहमी उदास रहती। जब भी कमलेश ज़्यादा काम होने पर फैक्ट्री में रुकते तो अक्सर मुंशी उनके लिए घर से खाना लेकर आ जाते। जब कभी कमलेश की लड़ाई उर्मिला से हो जाती तो वे नाराज होकर रात को भी फैक्ट्री पर ही रुक जाते। तब मुंशी उसको घर पर खाने के लिए ले जाते और इसी दौरान कमलेश की निगाह शकुंतला पर पड़ गई। शुरू में तो उनका ध्यान शकुंतला पर नहीं गया, क्योंकि खाने की थाली मुंशी जी खुद अंदर से लेकर आते और जब वह मुंशी जी से बातें करते होते वह आती और चुपचाप थाली में रोटी सब्जी रखकर चली जाती। लेकिन अब जब वह अक्सर आने लगे तो उनका ध्यान शकुंतला की ओर गया। शुरू में शकुंतला खाने के बारे में पूछ लेती, कैसा खाना बना है या कोई बात, या फिर कभी कमलेश ही उसे टोक देते। खूबसूरत कली सी खिलती शकुंतला उसके मन को भाने लगी। आखिर उर्मिला और उनके बीच जो दूरी आ गई थी उसमें उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। धीरे धीरे उनका मन उसके सामीप्य के लिए मचलने लगा। 9-10 साल पहले अल्हड़ उर्मिला भी उसे ऐसे ही भाई थी। अब आते जाते कभी कभी उर्मिला भी उनसे बातें करने लगी। शकुंतला का सौभाग्य कहिए या उर्मिला का दुर्भाग्य, अचानक मुंशी प्रेमचंद बीमार पड़े तो कई दिन फैक्ट्री नहीं आ पाए। जब कमलेश कारण जानने के लिए घर गए तो पता लगा मुंशी जी बीमार है और फिर उनकी दवाई देखभाल का जिम्मा उन्होंने स्वयं ले लिया। इस तरह कमलेश का घर में आना जाना बहुत ज़्यादा होने लगा और शकुंतला भी उनसे खुल गई। देखभाल के बहाने कमलेश काफ़ी समय मुंशी जी के यहाँ गुजारने लगा। कई बार तो वे सुबह ही पहुँच जाते और नाश्ता खाना रात का खाना सब कुछ वहीं खाने लगे। शकुंतला से वे बहुत प्यार से बातें करते और शकुंतला उन्हें साहब कहकर पुकारती। उसके मुख से साहब सुनना कमलेश को ऐसे सुकून देता जैसे सारे जहाँ की दौलत मिल गई हो। जैसे जैसे उसकी शकुंतला से निकटता बढ़ती जा रही थी, उर्मिला उनके दिल से बिल्कुल दूर होती जा रही थी। अल्हड़ शकुंतला को इस सब की समझ ना थी। माँ बाप के बाद दादा ही एक सहारा थे और उनकी बीमारी में कमलेश एकमात्र सहायक। इधर मुंशी प्रेमचंद को शकुंतला की चिंता सता रही थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो शकुंतला का क्या होगा। उन्होंने कमलेश से चिंता व्यक्त की, मेरे बेटे मेरी बीमारी ठीक होते नहीं दिखती, लगता है जल्दी ही बुलावा आ जाएगा। मेरे बाद शकुंतला का क्या होगा। आप चिंता मत करिए मुंशी जी, जल्द ही आप ठीक हो जाएंगे और मैं हूं ना, शकुंतला की चिंता मत करिए, बस आप भगवान पर भरोसा रखिए। कुछ दिनों की बीमारी मुंशी प्रेम जी को अपने साथ ले गई और छोड़ गई मासूम सी शकुंतला को अकेला। कमलेश ही इस समय उसका एकमात्र सहारा था और इस सहारे ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। कमलेश ज़्यादा समय शकुंतला का ध्यान रखने में गुजारने लगा। इस तरह शकुंतला पूरी तरह उस पर निर्भर हो गई। 36 का मैच्योर कमलेश और 16 की अल्हड़ शकुंतला, जिसे दुनियादारी का पता नहीं था, कमलेश के प्रेम पास में जकड़ी गई। और एक दिन जब कमलेश घर वापस आया तो साथ में शकुंतला थी, उसकी दूसरी पत्नी के रूप में। उर्मिला के जीवन में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी थी वो भी समाप्त हो गई। अपने घर में अपने कमरे में अपने ही पति के साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त करना आसान ना था। जब तक ये सब बाहर था, आंखों से दूर था, एक हल्का सा पर्दा था। बच्चे अभी ना समझ थे। उनके सामने शकुंतला का परिचय उनकी छोटी माँ है कहकर कराया गया। शकुंतला उर्मिला को जीजी कहती, उसे सम्मान देती। उसे ज़्यादा समझ नहीं थी, पर यह एहसास था कि उसने उर्मिला के अधिकार को
अपने नाम कर लिया है। उसकी कोशिश रहती कि वह उर्मिला को कोई दुख ना पहुंचाए, लेकिन उर्मिला के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता था कि उसके अधिकारों पर उसकी आंखों के आगे डाका पड़ गया और वह कुछ ना कर सकी। सुनो, मुझे तुम्हें जीजी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जीजी नहीं हूँ। भगवान न करे किसी की तुम्हारे जैसी छोटी बहन हो, कहकर उर्मिला ने शकुंतला को धुतकार दिया। तो मैं क्या कहूँ? शकुंतला के पूछने पर उर्मिला क्रोध से पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। शकुंतला दुखी मन से वहाँ से अपने कमरे में चली गई और सारा दिन अनमनी सी कमरे में रही। और जब रात को कमलेश लौटा तो उसने उसके कुम्हलाए हुए चेहरे को देखा तो पूछ बैठा, क्या हुआ? और फिर रोते हुए शकुंतला ने उसको उर्मिला की बात बता दी। समझता तो कमलेश भी सब कुछ था, लेकिन अब उसके लिए शकुंतला ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उसने शकुंतला को बहलाया, तुम्हें उर्मिला से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम अपने काम से काम रखा करो। जो भी कहना है मैं हूं ना तुम्हारे लिए। कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। और उसने शकुंतला को अपने गले लगा लिया। अब कमलेश से उर्मिला की बात ही ना होती। कुछ तो कमलेश का अपराध बोध उर्मिला के सामने नहीं पड़ता और कुछ उर्मिला का क्रोध। दोनों ने एक दूसरे से पूरी तरह काट दिया और अब वह पूरी तरह शकुंतला का होके रह गया। बच्चों की ज़रूरतों को भी वह शकुंतला से पूछकर पूरी करने लगा। मासूम भोले बच्चों की बातें सुन शकुंतला खुश रहती। 2-3 साल के अकेलेपन के जीवन से निकल शकुंतला एक भरे पूरे परिवार में आ गई थी। बच्चे जब उसे छोटी माँ कहकर बुलाते तो उसे बड़प्पन का एहसास होता और जब कमलेश उस पर प्रेम लुटाता, सारी फरमाइश पूरी करता, तो जैसे पिता की कमी पूरी हो जाती। अजीब सा रिश्ता था एक ही घर में एक दूसरे के साथ। इन सब के बीच उर्मिला की नफरत शकुंतला के लिए बढ़ने लगी थी और इस नफरत की आग का असर सबसे ज़्यादा बच्चों पर पड़ने लगा, क्योंकि उर्मिला अपने बच्चों को शकुंतला से दूर रखना चाहती थी। उसे लगता था कि उसका पति तो उसे छोड़ चुका है और कहीं बच्चे भी शकुंतला के लाड़ दुलार में उससे दूर ना हो जाए। प्रतिकूल परिस्थितियों ने उसे और भी चिड़चिड़ा बना दिया, जिसका फायदा शकुंतला को हुआ। ये स्वाभाविक है कि जहाँ बच्चों को प्यार मिलने लगे, इच्छाओं की पूर्ति हो, बच्चे पानी की तरह वहीं बह जाते हैं। 1 साल बीतते बीतते शकुंतला गर्भवती हो गई। इस समय तक उर्मिला के तानों को सुनते सुनते वह भी उससे कटने लगी। वह अब उसे बड़ी बहन ना मान दिल से सोच समझने लगी, क्योंकि वहाँ समाज में अभी भी उर्मिला को ही पत्नी का दर्जा प्राप्त किए हुए थी। जैसे जैसे वह घर में रहते हुए चीज़ों को समझ रही थी, परिपक्व होती जा रही थी और धीरे धीरे वह उर्मिला के खिलाफ कमलेश के कान भरने लगी। हालांकि अभी तक कमलेश ने उर्मिला के साथ कोई दुर्व्यवहार ना किया था। अपने बच्चों को वह बहुत चाहता था और उर्मिला उनकी माँ थी, लेकिन शकुंतला के साथ उर्मिला का व्यवहार उसे अच्छा ना लगता, लेकिन फिर भी वह ये सब अनदेखा कर दिया करता था। उर्मिला की बजाय ये हक उसको मिले, इसके लिए शकुंतला ने कमलेश पर जोर डालना शुरू किया और इसके लिए आग्रह यह था कि वह शहर चले और उसके घर में शिफ्ट हो जाए। वहाँ वह फैक्ट्री भी अच्छी तरह देख पाएगा और उसके साथ भी ज़्यादा समय गुजार पाएगा। उसका बच्चा भी वहीं पैदा होगा। समाज में वही उसकी पत्नी के रूप में जानी जाएगी। कुछ दिनों की टाल मटोल के बाद शकुंतला के आगे उसे झुकना ही पड़ा। आखिर वह खिलती हुई कली के प्यार में दीवाना बना हुआ था। उर्मिला बेशक उसके बच्चों की माँ थी, लेकिन अब उसका व्यवहार उसके प्रति उपेक्षित था। अब शकुंतला उसके बच्चों की माँ बनने वाली थी और वह उसको खुश रखना चाहता था।
कमलेश कुछ दिनों में ही शहर शिफ्ट हो गया। शहर आते ही शकुंतला ने घर के पिछवाड़े गौशाला में एक छोटा सा कमरा उर्मिला को रहने को दिया, जबकि बच्चों को अपने साथ बंगले में रखा। उसे अब तक इतना तो पता लग ही गया था कि कमलेश अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और अगर बच्चे उसके साथ रहे तो उसे अपने हित में साधना आसान है। बच्चों से उसे कोई परेशानी भी ना थी। सच तो ये था कि उर्मिला की नफरत ने उसे उसके खिलाफ कर दिया था और उर्मिला के प्रति कमलेश की उपेक्षा ने उसे प्रोत्साहित किया। अब वह घर की मालकिन बनी बैठी थी। उर्मिला को पीछे रखने का कारण उसने उसकी रोक टोक और माहौल खराब करना बताया, जो उसके होने वाले बच्चों के लिए ठीक नहीं था। और कमलेश ने आसानी से उसकी बात से सहमति जता दी। उर्मिला की इस दुर्दशा का जिम्मेदार अगर कोई था तो वो कमलेश ही था। शकुंतला तो अपनी परिस्थितियों से मजबूर उसकी जिंदगी में आ गई थी। कमलेश और उर्मिला के रिश्ते तो पहले से ही खराब हो चुके थे। वह ना आती तो कोई और आ जाती। इस तरह वह अपने को वो निर्दोष मान स्वच्छंद हो चुकी थी। उर्मिला को अब वो महत्वहीन समझ चुकी थी। कमलेश ने घर के सभी फैसले उस पर छोड़ दिए थे। अब वो घर में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहती थी। उर्मिला अपने इस अपमान पर बहुत तिल मिलाई और शकुंतला से लड़ी भी, पर अब शकुंतला कमलेश की सहमति से हिम्मत पा गई और उसने साफ साफ कह दिया, ये मेरा घर है, आप चाहो तो गांव जाकर रह सकती हो, मगर याद रखना बच्चे नहीं जाएंगे। कमलेश उन्हें अपने पास रखेंगे और अच्छे स्कूल में दाखिला कराएंगे। और उर्मिला खून का घूंट पीकर रह गई। एक दिन उसने मौका पाकर कमलेश से बात करने की कोशिश की तो उसने कह दिया, वहाँ रहने में क्या परेशानी है, और ये शकुंतला का घर है और उसका फैसला, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वह समझ गई कि अब कमलेश पर शकुंतला का कब्जा है और वह वही करेगा जो शकुंतला चाहेगी। इन परिस्थितियों ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। गांव में कम से कम वह कमलेश की पत्नी तो थी, उसका मान सम्मान था। इसी तरह समय बीतता गया। शकुंतला का एक पुत्र हुआ जिसका नाम केशव रखा गया। कमलेश ने बहुत बड़ा जलसा किया जिसमें नगर के सभी सम्मानित लोग निमंत्रित किए गए थे, पर उर्मिला वहाँ कहीं नहीं थी। पत्नी के रूप में शकुंतला ही सबसे मिली और जो वह चाहती थी समाज में, वही कमलेश की पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित हो तो वही हुआ। जसकरण अब 12 वर्ष का था और बहुत कुछ समझने लगा था, लेकिन शकुंतला के व्यवहार से बच्चे खुश रहते थे और माँ के प्यार की कमी ज़्यादा महसूस ना करते। दूसरा, वे शकुंतला को ना कुछ भी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उर्मिला के अलग रहने पर शकुंतला या पिता को ना कुछ कहा और ना पूछा। कभी कभी वे माँ से मिलने उसके कमरे में जाते, लेकिन उन्हें वह स्नेह ना मिलता जो उन्हें माँ की ओर खींच पाता। उर्मिला अपनी इस दशा से खिन्न हो बच्चों के प्रति भी रूखी हो चुकी थी और इस सबसे विमुख मानसिक रूप से असंतुलित हो गई थी। उसे कुछ भी अच्छा ना लगता। धीरे धीरे अपनों से दूर स्नेह और देखभाल के अभाव में उर्मिला तन और मन दोनों से बीमार हो गई। अकेलापन तो अपने आप में ही बीमारी है और जब अपनों का साथ छूट जाए तो कोई कैसे जिए। घर पर अब पूर्णतः शकुंतला का शासन हो गया और वह ढलती उम्र के साथ कमलेश उससे दबते चले गए। 20 साल का फासला बहुत बड़ा होता है। बच्चों ने भी परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। शहर में आए उन्हें 15 वर्ष हो चुके थे और बीए करने के बाद जसकरण कमलेश के साथ फैक्ट्री का काम संभालने लगा था, जो अब काफ़ी काम फैल चुका था। सुनीता की शादी हो चुकी थी और वह अपनी ससुराल में खुश थी। कैलाश और केशव अभी पढ़ाई कर रहे थे।
बहन भाइयों के बीच स्नेह था, सौतेलेपन का कहीं जिक्र भी ना था। और अब जसकरण की शादी देवकी से हो चुकी थी। देवकी अपनी सास शकुंतला के पांव दबा रही थी तथा मन ही मन दुविधा में थी कि सुबह की बातचीत के बारे में पूछताछ करे या नहीं। देवकी पढ़ी लिखी व समझदार थी। परिस्थितियों को समझकर ही कोई कार्य करना चाहिए, यह वह जानती थी। जल्दबाजी में काम अक्सर बिगड़ जाते हैं और रिश्ते भी। अभी वह कुछ निश्चय ना कर पाई थी। जसकरण से बात करने का भी मौका उसे ना मिला था। तभी शकुंतला की आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया। जाओ बहू, अब तुम भी सो जाओ, सुबह से काम में लगी हो, थक गई होगी। जी माँ जी, कहते हुए देवकी खड़ी हो गई। जाते जाते वह एकाएक ठिठक गई। क्या है बहू, कुछ कहना है? शकुंतला ने उसे रुकते देखकर पूछा। दूध लेके आओ माँ जी, देवकी ने अपने मन पर काबू करते हुए पूछा। नहीं, बच्चों को दे देना और तुम भी ले लेना, जम्भाई लेते हुए शकुंतला ने कहा। देवकी कमरे से बाहर आ गई। उसने निश्चय किया इस बारे में वह जसकरण से ही पूछेगी। कमरे में जसकरण उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने दूध का गिलास उसके हाथ में पकड़ा दिया और बैठ गई। फिर सोच में पड़ गई, जसकरण से बात करे या ना करे। अभी तो जसकरण से भी उसकी हिचक पूरी तरह ना खुली थी। उसके स्वभाव के बारे में भी उसे ज़्यादा पता भी न था। जसकरण जिन परिस्थितियों में पला बढ़ा था वह कम ही बोलता था, सहज ही किसी से घुलता मिलता ना था। एक नया रिश्ता उसे अभी अभी मिला था, अतः वह बेहद खुश था। कल जब आई थी तब कितनी खुश दिख रही थी, पर आज शाम होते होते क्या हुआ जो अब इतनी गंभीर है। उसने जब देवकी को सोच में डूबे हुए चुपचाप देखा तो टोक दिया। क्या सोच रही हो देवकी? कुछ नहीं। देवकी के मन में भाव छिपाने की कोशिश की। थक गई क्या? दूध का गिलास रखते हुए उसने स्नेह से पूछा। हो सकता है इसने मायके में कभी काम ही ना किया हो और आज यहाँ सारा दिन घर का सारा काम संभाला। जसकरण ने सोचते हुए उसका हाथ प्यार से अपने हाथ में ले लिया। देवकी ने पूछने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। कुछ कहना है? जसकरण ने हाथ संभाल सहलाते हुए कहा। देवकी को लगा यही मौका है, वरना वह सोच सोच कर ही रह जाएगी और परेशान होती रहेगी। हाँ, उसने धीरे से कहा। तो पूछो ना, अब हम पति पत्नी हैं, आपस में हिचक कैसी? मुझसे अपने दिल की बात ना करोगी तो किससे करोगी? हाथ को प्यार से दबाकर मानो उसने आश्वासन दिया हो। जसकरण के आश्वासन ने देवकी को हिम्मत दे दी। जसकरण जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि शकुंतला मम्मी कौन है और तुम्हारी अपनी माँ कहाँ है? एक झटके में देवकी ने अपना सवाल जसकरण की ओर दाग दिया, जैसे कोई विस्फोट हुआ हो। जसकरण के हाथ से देवकी का हाथ छूट गया। तुम्हें ये किसने बताया देवकी? जसकरण के स्वर में हैरानी भी थी और दुख भी। घर में कोई बात हुई क्या? नहीं, घर में नहीं, पर क्या ये सच है जसकरण जी? देवकी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा। हाँ, जसकरण एकदम सहम सा गया। इसे कैसे पता लगा? शकुंतला माँ ने तो माँ को शादी की सभी रस्मों से दूर रखा था। अब उन पर इस बात की क्या प्रतिक्रिया होगी? हमने तो यह बात इसके घर वालों से भी छिपाई थी। उसने कुछ घबराहट के साथ पूछा। फिर तुम्हें कैसे पता लगा? बताओ ना देवकी।
उसने पत्नी के कंधे पर हाथ रख दिए और उसकी आंखों में झांकने लगा। तब उसने जो कुछ सुबह सुबह गली में औरतों को बात करते सुना था बता दिया। ओ, शकुंतला माँ हमारी छोटी माँ है और मेरी सगी माँ उर्मिला है जो बंगले के पीछे रहती है। जस्करण ने बचपन से अब तक की सारी कहानी देवकी को सुना दी। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसकी बेबसी को बयान कर रहे थे। शकुंतला माँ ही हमारी माँ के खाने पीने व पहनने का ध्यान रखती है। उन्होंने हमें पहले स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बहाने माँ से दूर रखा तो कभी माँ की मानसिक अस्थिरता को जरिया बनाकर सुनीता जब तक थी तब वो जरूर शकुंतला माँ के व्यस्त होने या कहीं जाने पर माँ के पास जाकर उनको नहलाने व खाना खिलाने जाती थी। मैं भी कभी कभी मौका मिलने पर उन्हें देख आता हूँ। देवकी आश्चर्य से जस्करण को देख रही थी, मानो आठवां अजूबा हो। कोई अपनी सगी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ के साथ अन्याय किया और तुम विरोध नहीं कर पाए क्योंकि तब तुम छोटे थे, पर आज तो तुम समर्थ हो। आज तुम्हारी क्या मजबूरी है? बोलो जस्करण जी, जवाब दो। देवकी की आवाज में दुख के साथ साथ आक्रोश भी था। देवकी, अभी तुम्हें घर का माहौल नहीं पता। छोटी माँ इस घर की मालकिन है। उन्हें जो सही लगता है वही इस घर में होता है। हम उनके आगे नहीं बोल सकते। लाचारी भरे स्वर में जस्करण बोला, पर तुम स्वयं फैक्ट्री संभालते हो। क्या कभी घर में यह कहा कि तुम अपनी माँ को साथ रखना चाहते हो? घर के बड़े बेटे को इतना अधिकार तो घर में होगा। रोष व्यक्त करते हुए देवकी ने कहा, नहीं, फैक्ट्री पापा के नाम है। यह घर भी शकुंतला माँ का है। शकुंतला माँ ने ही बचपन से हमारा ख्याल रखा है, यहाँ तक कि हम तीनों भाई बहनों को माँ का प्यार भी दिया। फिर हम उन्हें कैसे नाराज कर सकते हैं? पापा जी भी नाराज हो जाएंगे। फिर मम्मी भी तो पागलों के जैसी रहती है। जस्करण ने अपनी मजबूरी के साथ अपनी सोच भी देवकी के सामने रख दी। लेकिन वो तुम्हारी सगी माँ है जस्करण जी, और उनके इस हालत का जिम्मेवार कौन है? क्या तुम नहीं जानते? देवकी ने जस्करण को हैरानी से देखते हुए कहा, पर मेरे हाथ में क्या है? उनकी देखभाल के चक्कर में कहीं छोटी माँ और पापा नाराज हो गए तो कहीं मेरा और उनका दोनों का अहित ना हो जाए। जस्करण ने अंदर का डर पत्नी के सामने जाहिर कर दिया। ये अहित अब नहीं होगा जस्करण जी, देवकी सोचते हुए बोली। कैसे? जस्करण उसके मुख की ओर प्रश्नवाचक मुद्रा में देख रहा था। मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, सब कुछ संभाल लूंगी और किसी को भी नाराज होने का अवसर नहीं दूंगी। साथ ही मम्मी भी ठीक हो जाएगी। बस मुझे तुम्हारे साथ और सहायता की आवश्यकता है, देवकी ने जस्करण को आश्वासन देते हुए कहा। लेकिन जस्करण ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन किंतु परंतु ये सब छोड़ दो। बस एक बात का ध्यान रखो कि हमें माँ को फिर से परिवार में उनका स्थान दिलाना है और उसके लिए उनका पूर्णतः ठीक होना जरूरी है। मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। सब कुछ अगर पहले जैसा हो जाए तो सबसे ज़्यादा खुश मैं होऊंगा और जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। पर सब कुछ सोच समझ कर करना। कोई भी एक गलत कदम हमारी मुश्किलें बढ़ा सकता है। जस्करण कुछ उम्मीद और कुछ चेतावनी के स्वर में बोला, तुम चिंता मत करो और जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। देवकी जस्करण के समीप आ गई।
धीमी आवाज में वह जसकरण को कुछ समझाने लगी। उसकी बातें जसकरण को हैरत में डाल रही थी, साथ ही उम्मीद भी जगा रही थी। बीच बीच में जसकरण सिर हिला देता और हाँ ना कर देता। ठीक है ना जसकरण जी? देवकी ने सब समझाने के बाद जसकरण से पूछा, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं और ना ही कभी हिम्मत हुई। तुम मेरे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आई हो। जसकरण खुश होते हुए बोला, सच? हाँ। कुछ इनाम क्या दूं बताओ? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है, जो भी कहोगी और जो मेरे बस में होगा। खुशी से भरी आवाज में जसकरण ने देवकी का हाथ प्यार से थाम लिया। बताओ ना, तुम्हारा प्यार और विश्वास। रात आधी बीत चुकी थी। पति पत्नी के बीच का प्रेम इस बीती आधी रात में प्रगाढ़ हो चुका था। मन और आत्मा का मिलन ही सच्चे गृहस्थ जीवन की नींव है, जिस पर आने वाली जिंदगी टिकी होती है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। देवकी आकर उन्हें सर्व कर रही थी। कमलेश ने सबसे पहले नाश्ता कर लिया और ये कहते हुए फैक्ट्री के लिए निकल गए। तुम बाद में आराम से आ जाना जसकरण, मैं चलता हूँ। बेटे की नई नई शादी हुई है, जानते थे नई नई शादी में पत्नी का साथ क्या होता है, इसीलिए 10 मिनट में नाश्ता करके चल दिए। एक एक कर कैलाश और केशव भी कॉलेज निकल गए। तभी देवकी एक थाली में खाना लगा कर ले आई। जसकरण जी चले, मम्मी जी को भी नाश्ता करवा आए। वह भी सुबह से भूखी होगी और उनका आशीर्वाद भी ले आऊंगी। जैसे ही उसने जसकरण से कहा, जसकरण ने शकुंतला की ओर देखा। शकुंतला की समझ में कुछ नहीं आया। चलो चलते हैं, कहकर उसके साथ खड़ा हुआ और दोनों चले गए। शकुंतला भी सोच में थी कि ये सब क्या था कि तभी जसकरण घबराया हुआ आया। छोटी मम्मी की तो बहुत तबीयत खराब है, खाना भी नहीं खा पाई, सांसें भी तेजी से चल रही है। डॉक्टर को बुला ले। नहीं, डॉक्टर बुलाने और आने में कहीं देर ना हो जाए, हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जसकरण बोले जा रहा था। शकुंतला की समझ ना आया कि वह क्या कहे। दरअसल पिछले दिनों वह उर्मिला की देखभाल के लिए गई ही ना थी। शादी में व्यस्त वो उर्मिला को बिसरा चुकी थी। नौकरानी ने ध्यान रखा या नहीं, उसने पूछा ही नहीं। कहीं सचमुच कुछ हो गया तो वह कुछ घबरा सी उठी। जसकरण व बाकी बच्चों की नज़रों से वह गिर जाएगी, कहीं कमलेश भी उसे गलत ना समझने लगे। इस समय बहू घर में है, पता नहीं उसे क्या क्या पता लगा है, और जसकरण भी कुछ बदला सा है। हाँ हाँ, डॉक्टर के ले चलो, शकुंतला शक पकाई सी बोली। शादी के काम में मैं उनका ठीक से ध्यान नहीं रख पाई, और नौकर तो तुम जानते ही हो कैसे होते हैं, लगता है उन्होंने अच्छे से ध्यान नहीं रखा। शकुंतला सफाई सी देते हुए बोली, मैं भी साथ चलती हूँ, तुम्हारे पापा तो फैक्ट्री चले गए। शकुंतला हॉस्पिटल में डॉक्टर के कमरे के बाहर बेंच पर बेचैन सी बैठी थी। जसकरण व देवकी उर्मिला के साथ अंदर थे। उसके दिमाग में बहुत सी बातें एक साथ चल रही थी। सुबह जो हुआ था वह उसे अभी समझ ना आया था, और जसकरण से पूछने का मौका नहीं मिला था। ऊपर से एक और समस्या आ गई। सुबह वो कितनी खुश और संतुष्ट थी, उतनी ही अब चिंतित व बेचैन थी। उसके मन में एक डर सा फैलता जा रहा था कि कहीं 20 साल से जिस साम्राज्य का
सुख भोग रही थी, कहीं वह बिखर तो नहीं जाएगा। मौका मिलते ही वह जसकरण से बात करेगी और पता करेगी कि देवकी को उसने क्या और क्यों बताया। वह अपने विचारों में गुम थी कि तभी जसकरण वहां आ गया। शकुंतला ने जसकरण की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। कैसी है जीजी? घबराहट भरे स्वर में वह बोली। ये घबराहट उर्मिला के लिए थी या अपने आने वाले कल की चिंता पर? ये तो शकुंतला का दिल ही जानता था। मम्मी की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं। जसकरण की आवाज़ में पश्चाताप ध्वनित हो रहा था। बेटा मैं। शकुंतला ने कुछ कहना चाहा, पर जसकरण ने बीच में ही रोक दिया। नहीं छोटी माँ, आपकी कोई गलती नहीं। आपने तो हम सबको संभाला है। गलती मेरी है। मुझे भी तो मम्मी का ख्याल रखना चाहिए था। जसकरण ने दिलासा देते हुए शकुंतला को कुछ राहत प्रदान की, जबकि हकीकत यह थी कि शादी से 10 दिन पहले ही छोटी बहन सुनीता आ गई थी और वह देवकी के आने से 1 दिन पहले ही ससुराल गई थी और उसने उन दिनों उर्मिला की देखभाल की थी। जसकरण भी उन दिनों 2-3 बार माँ से आशीर्वाद लेने गया था और वह शांत थी। बेटी के साथ ने उन्हें कुछ संभाल दिया था। दरअसल जब से सुनीता की शादी हुई थी, वह जब भी आती उसकी कोशिश होती कि मौका मिलते ही वह माँ के साथ समय बिताए। यद्यपि वह शकुंतला का अब भी ज़्यादा लिहाज करती थी। शकुंतला ने इससे कुछ महसूस भी किया, लेकिन सुनीता से उसने कुछ ना कहा। कभी कभी तो आती है और उसे तो पहले सा मान देती है। जसकरण के व्यवहार में अपने लिए शकुंतला को कोई परिवर्तन नहीं लगा, तो उसे कुछ चैन सा आया। छोटी माँ, मैं आपको घर छोड़ आता हूँ, आप थक गई होगी, ने आग्रह किया। जसकरण, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। शकुंतला के मन में चल रहा द्वंद्व जुबां पर आ गया। हाँ छोटी माँ, क्या पूछना है? जसकरण ने सामान्य आवाज में पूछा, जबकि वह जानता था कि शकुंतला के दिमाग में सुबह से क्या चल रहा है। तुमने देवकी को ये बता दिया कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और देवकी जीजी सगी माँ है। तुमने देवकी को और क्या क्या बताया जीजी और मेरे बारे में? वह पूछते हुए उनकी भावभंगिमा बदलती गई। देवकी डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठी हुई सुबह के बारे में सोच रही थी, जबकि डॉक्टर उर्मिला का चेकअप कर रहा था। देवकी जसकरण के साथ उर्मिला के कमरे में पहुंची, तब उसने देखा कि वह एक छोटा सा कमरा है और चारपाई पर उर्मिला लेटी हुई है। कमरा काफ़ी दिनों से रंगा हुआ भी नहीं था। देवकी पूछने लगी, आप कैसी हैं मम्मी जी? उसकी सांस अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। देखने से ही लगता था कि वह बहुत कमज़ोर है। देवकी ने देखा कि उर्मिला देवी की उम्र 45-50 के करीब थी। अपने समय में बड़ी सुंदर रही होगी, लेकिन समय और परिस्थितियों के चाबुक की मार ने उनको 10 वर्ष आगे खींच दिया था। वह पुरानी सी चादर लपेटे हुए थी, तकिया पेट के पास चिपकाया हुआ था, हाथ पैरों पर झुर्रियाँ सी थी, बाल उलझे हुए थे। वास्तव में सुनीता के जाने के बाद शायद किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया था। उर्मिला ने देवकी और जसकरण को देखा तो उठने लगी, पर उठ ना सकी। जसकरण ने उनको सहारा दिया और देवकी ने उनके पैर छुए। जसकरण भी साथ में पैरों में झुक गया। वह आश्चर्य से जसकरण और देवकी की ओर देखने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे। देवकी और जसकरण के सर पर कपकपाते हाथ रखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में पूछा,
तुम जसकरण की बहू हो, यहाँ कैसे आ गई? दोनों चुप थे। बहुत सुंदर हो, सुनीता ने बताया था तुम्हारे बारे में। कमजोरी के कारण उर्मिला ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसे बोलने के लिए अपना सारा जोर लगाना पड़ रहा था। देवकी ने उनके हाथ को अपने हाथों में ले लिया और चारपाई पर उनके पैरों के पास बैठकर उनको दिलासा दिया। मम्मी जी आप चिंता ना करें, अब आपकी बहू आ गई है ना? आपको कोई दुख परेशानी नहीं होने देगी। उर्मिला ने भावुक आवाज में कहा, बहू जवानी तो दुख में बीत गई, अब बुढ़ापे में सुख का क्या करना? जसकरण ने देवकी को कहा, चलो हम मम्मी जी को लेकर हॉस्पिटल चलते हैं, मैं बाहर सबको बताता हूँ, तब तक तुम मम्मी के कपड़े वगैरह ठीक कर दो। जसकरण बाहर चला गया। देवकी उर्मिला से बातें करने लगी। आप शायद अपने जीवन से निराश हो गई हैं मम्मी जी। कुछ भी कह लो बहू, अब इस जीवन में रखा ही क्या है? पति बच्चे सब बेगाने हो गए, अपना तो कोई ना रहा, मौत आ जाए बस। अब सहा नहीं जाता, अकेले पड़े पड़े मन कलप जाता है। यह कमरा ही है अब मेरा ठिकाना। कितने बरस हो गए हैं, यहाँ से बाहर की दुनिया ही नहीं देखी। इतना ज़्यादा एक साथ बोलने पर उर्मिला को खांसी आ गई। देवकी उनकी पीठ व सीने पर हाथ फेरने लगी। लोटे से उनको पानी पिलाया और फिर उनसे खाना खाने का आग्रह करने लगी। खाने के छोटे छोटे कोर उनके मुंह में रखने लगी। थोड़ा खाने के बाद उन्होंने मना कर दिया और लेटने लगी। देवकी ने सारा देकर लिटा दिया। थोड़ी राहत मिलने पर वह फिर बोलने लगी, मानो बरसों से बोलने को ना मिला हो और आज ही दिल की सब भड़ास निकाल लेगी। अकेलापन खाने को दौड़ता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान उठा ले, अब बस यही कामना है। उन्होंने ऊपर दोनों हाथ जोड़ते हुए कांपते स्वर में कहा। देवकी इनके हाथ को दबाते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते मम्मी जी, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, आपके पुराने दिन फिर लौट आएंगे। अभी तो मैं आई हूँ, मुझे भी अपने पति की जन्मदाता के साथ रहने का अधिकार है ना? उर्मिला ने देवकी से पूछा। एक बात बता बहू। क्या मम्मी जी? मैं प्यार से उन्हें देखती हुई मधुर स्वर में बोली, तूने जसकरण पर क्या जादू कर दिया जो वह डॉक्टर को लेने चला गया? अभी तक तो वह बिना शकुंतला की आज्ञा के कभी एक गोली भी नहीं लाया। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते ना मम्मी जी। उर्मिला चुप रही। शकुंतला जसकरण से पूछ रही थी कि तभी देवकी बाहर आ गई और जसकरण चुप हो गया। देवकी ने जसकरण को दवाइयाँ की पर्ची दी और जसकरण दवा लेने चला गया। अब शकुंतला सोचने लगी कि जसकरण से तो बात हो नहीं पाई, क्या देवकी से पूछूं? देवकी ने शकुंतला से कहा, माँ जी आप कुछ सोच रही है क्या? शकुंतला ने कहा, हाँ मुझे तुमसे कुछ पूछना तो है। देवकी जानकर भी अनजान बनी हुई थी। बोली, पूछिए माँ जी। देवकी, क्या तुम्हें जसकरण ने मेरे बारे में कुछ बताया? कुछ सकुचाते हुए शकुंतला ने आखिर पूछ ही लिया। जी। देवकी ने प्रश्नवाचक नजरों से शकुंतला की ओर देखा। शकुंतला ने बात बदल दी और पूछा, उर्मिला दीदी की तबीयत अब कैसी है? क्या मैं उनको दिखाऊं? देवकी बोली, नहीं, वह ठीक नहीं है और अभी सो रही है, दवाइयों का असर है। अब वैसे दूर से देख सकती हैं। नहीं, वह सो रही है तो बाद में देख लूँगी। शकुंतला कुछ हिचकिचाते हुए बोली। थोड़ी देर दोनों चुप रही, फिर शकुंतला से रहा नहीं गया और फिर पूछ बैठी, देवकी तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं जसकरण की छोटी माँ हूँ और उर्मिला दीदी उसकी सगी माँ है? जसकरण ने कहते हुए वह रुक गई और उठकर वार्ड में झांक कर देखने लगी। उन्होंने दरवाजे से झांककर उर्मिला को देखा। वह सोई हुई थी तो वापस आ गई। उन्होंने बात चालू रखी। क्या ये? देवकी बोली, नहीं, उन्होंने तो मेरे को नहीं बताया था।
यह तो मुझे गली में बात कर रही कुछ औरतों से कल सुनाई दिया था। देवकी आगे बोली, गली में बात कर रही कुछ औरतें हमारे घर के बारे में चर्चा कर रही थी जब कल सुबह मैं किचन में काम कर रही थी। क्या कह रही हो बहू? कुछ आश्चर्य करते हुए शकुंतला बोली, माँ जी ये सच है। और फिर उसने उन औरतों की बातचीत कुछ घुमा फिरा के अपने तरीके से शकुंतला के सामने दोहरा दी। देवकी की बात सुनकर शकुंतला बोली, अब मैं क्या बताऊं बहू, उर्मिला दीदी को कभी कभी पागलपन का दौरा पड़ता है, इसीलिए उनको बंगले के पीछे अलग कमरे में रखा जाता है। उस समय वह अपने को या किसी और को हानि पहुंचा सकती है। तुम मेरे बारे में कुछ गलत ना सोच लेना। अगर मैं उनको सौत मानती तो जसकरण, सुनीता और कैलाश को अपने बच्चों की तरह कैसे पालती? जसकरण, सुनीता और कैलाश को अपने बच्चों की तरह ही क्यों मानती? मेरा तो भाग्य ही खराब है। पहले माँ बाप खोए और फिर बाबा चले गए और फिर उर्मिला जीजी मेरे घर में आने के बाद ही पागल हो गई। पहले तो वो मानसिक रूप से कमज़ोर, चिड़चिड़ी थी, पर बाद में उनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई। सफाई देते शब्दों में एक ही सांस में सब बोल गई। देवकी ने देखा, इतना कहते कहते शकुंतला की आंखें नम हो गई और वहाँ से दूर बेंच पर जाकर अपने चेहरे को हाथों से ढाँप कर बैठ गई। शकुंतला को मन ही मन कुछ तसल्ली हुई कि जसकरण अभी भी उसके कहे में है और देवकी से उसने कुछ नहीं बताया। देवकी ने सोचा, शायद उनकी असलियत उसके सामने आ गई है, इसीलिए वे अपने भाग्य को कोस रही है। तभी उसकी तंद्रा भंग हुई। जसकरण दवाई लेकर आ गया था। तभी दूसरी तरफ से कमलेश जी और कैलाश, केशव भी साथ आते दिखाई दिए। शकुंतला चुप बैठी थी। जसकरण ने कमलेश को माँ की तबीयत के बारे में बताया। कमलेश, शकुंतला और केशव, कैलाश उर्मिला को देखने अंदर चले गए। दवाई के असर के कारण उर्मिला सोई हुई थी। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छाई हुई थी। कमलेश की निगाह जब उर्मिला पर पड़ी तो एक बारगी सन रह गए। उन्हें तो उसे देखे हुए लगभग 5-6 साल हो गए थे। वह लगभग 60 के होने वाले थे, लेकिन अभी भी स्वस्थ, जवान और रोबीले लगते थे। अपनी उम्र से कम 8-9 साल छोटी उर्मिला को उन्होंने देखा, जो बुढ़ी सी नजर आ रही थी। उम्र ने जैसे उसे चारों तरफ से घेर लिया था। खिचड़ी बाल, आंख गड्ढे में धसी गई थी। आंखों के पास चारों तरफ काला घेरा हो गया था। शरीर अस्थि पंजर मात्र था। करुणा का भाव उनको अंदर तक भिगो गया। उर्मिला के साथ बिताए शुरू के 6-7 साल अनायास ही उनकी आंखों के आगे घूम गए। क्या यह वही उर्मिला है जिसके लिए वे 3-4 साल घर से बाहर ना निकले थे? उन्हें अपने आप पर गिलानी महसूस हुई। उन्होंने प्रशंसा सूचक दृष्टि से शकुंतला की ओर देखा। शकुंतला भी अपने को गिलानी से भरा महसूस कर रही थी। उसने निगाह झुका ली। घर में सब यही सोचते थे कि शकुंतला उर्मिला के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है और वह सब इससे मुक्त है। शकुंतला ने भी उन सभी को इसी तरह का एहसास दिलाया था और शकुंतला का सारे घर पर जो अधिकार, आधिपत्य था, कोई भी उसके आगे ज़्यादा अपनी बात नहीं रखता था। कमलेश की यह निगाह शकुंतला को शर्मिंदा कर गई। कुछ देर बाद सभी बाहर आ गए। शकुंतला ने उन्हें घर जाने को कहा। कमलेश और शकुंतला दोनों के दिमाग में बहुत कुछ एक साथ चल रहा था। विशेष तौर से नई बहू देवकी के सामने दोनों शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। एक तो देवकी और उनके घर वालों से सच्चाई छुपाना और दूसरे उर्मिला की यह अवस्था देवकी के सामने आना। थोड़ी देर वे सोचते से खड़े रहे, लेकिन फिर रुकने की उनकी मानसिक अवस्था ना रही। जसकरण को उर्मिला का ध्यान रखने का
और पैसों के बारे में पूछकर बाहर निकल गए। निकलते निकलते कमलेश वापस मुड़े और उन्होंने जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर जसकरण के हाथ में रख दी, मानो पश्चाताप कर रहे हो। देवकी ने शकुंतला से कहा, आप भी घर चले जाइए माँ जी, आप भी थक गई होगी, यहाँ हम संभाल लेंगे। यह सब देखकर कैलाश और केशव भी कहने लगे, हम भी यहीं रुक जाते हैं भाभी के साथ। शकुंतला चुपचाप कमलेश के पीछे पीछे धीमे कदमों से बाहर चली गई। शकुंतला सोच रही थी, कमलेश शायद उससे कुछ कहेंगे, हो सकता है दुत्कारे, सवाल पूछे तो ये क्या जवाब देगी। इस तरह की परिस्थिति कि उसने कभी कल्पना भी ना की थी। उधर कमलेश खुद शर्मिंदा थे कि उन्होंने कभी भी उर्मिला पर ध्यान नहीं दिया, शकुंतला के कहे को ही सच मानते रहे और हमेशा उसकी बातों में ही उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। बच्चे चाहे ना कहते हो, पर हो सकता है मन में उनके लिए में अपेक्षा का भाव हो, डर से या आदर से वे उनके सामने ना बोलते हो। अब बच्चे जवान भी है और समर्थ भी है। अब जब नई बहू आ गई है तो वह क्या सोचती होगी, जसकरण से उसने हमारे बारे में क्या कहा होगा। इन्हीं बातों में डूबते उतरते कमलेश चले जा रहे थे। दोनों अपनी अपनी सोच में गुम थे। जैसा कि देवकी से शकुंतला ने कहा था और बाकी सभी को भी यही कहकर रखा था कि उर्मिला की मानसिक हालत ठीक नहीं है। देवकी ने अपनी सास को स्वास्थ्य लाभ कर सामान्य जीवन में लाने और इंसाफ दिलाने के लिए इसी बात को आधार बनाया और घर में कह दिया कि डॉक्टर ने कहा है कि अब आगे मेंटल हॉस्पिटल में ही उर्मिला का इलाज होगा। हम उन्हें वहाँ से अपने मायके के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ मानसिक रोगियों का इलाज होता है। वहाँ पर उन्हें मिलने के लिए ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। मरीज से मिलने पर पाबंदी है क्योंकि इससे इलाज में बाधा पड़ती है। हॉस्पिटल के नियमानुसार एक ही व्यक्ति उन्हें मिल सकता है, तो किसी को भी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम बीच बीच में उसे देख आएंगे और मेरे मायके वाले भी वहाँ हैं, वो भी देखभाल कर लेंगे। कमलेश और शकुंतला ने एक बार हिचकिचाहट दिखाई कि इसके मायके वाले पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। तब देवकी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि अब वह सब संभाल लेगी, अपने ससुराल की बदनामी नहीं होने देगी। इस तरह उर्मिला हॉस्पिटल में रहने लगी। लगभग 1 साल होने को आया। इसी बीच सिर्फ जसकरण और देवकी उर्मिला से मिलने जाते और कभी कभी रात को भी वहाँ रुक जाते। कमलेश शकुंतला ने 1-2 बार जब देखने जाने को बोला तो जसकरण और देवकी ने उनसे परेशान ना होने की बात कहकर टाल दिया। वैसे भी दोनों पति पत्नी शकुंतला और कमलेश अपने मन में शर्मिंदा थे और उर्मिला का सामना नहीं कर सकते थे। पता नहीं सामना होने पर वह कैसा व्यवहार करे। बच्चे भी उन्हें साफ साफ कुछ नहीं कह रहे थे। वे अंदर ही अंदर थोड़ा डरे हुए थे कि कहीं बच्चे उनसे सवाल ना करें, इसीलिए वे उनकी भी बात मान लेते थे। इसी बीच पता लगने पर सुनीता आई और माँ को अच्छा होते देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह देवकी का धन्यवाद करने लगी। अपनी माँ की देखभाल करने का जो उनका काम था वह उनके सगे बच्चे होकर भी नहीं कर पाए। तीनों ही शकुंतला के प्रभाव में माँ के प्रति अपने कर्तव्य नहीं निभा पाए। इसके लिए वो भी शर्मिंदा हो रहे थे और देवकी के प्रति कृतज्ञ थे। देवकी और जसकरण अभी भी शकुंतला को वही सम्मान दे रहे थे जैसा पहले देते थे। इससे शकुंतला को काफ़ी राहत मिली। दिल ही दिल में बच्चे ये भी जानते थे कि छोटी माँ ज़्यादा दोषी नहीं है। उन्हें मुसीबत में जो भी सारा मिला हाथ थाम लिया और समय के अनुरूप उसका फ़ायदा भी उठाया। शकुंतला जब घर में आई थी जसकरण 7-8 साल का था और उर्मिला कमलेश के झगड़ों को देखता था, थोड़ा बहुत समझता था भी। शुरू में शकुंतला ने उसकी माँ को भी मान दिया था, पर माँ पिता के इस धोखे को सहन नहीं कर पाई और सारा क्रोध बच्चों व शकुंतला पर निकालती थी। गलती तो पिता की थी, सजा उन सबको मिली और उस समय शकुंतला चाहती तो बच्चों को भी दुखी कर सकती थी।
शायद पिताजी भी तब छोटी माँ के प्रेम में ज्यादा दखल ना देते। शकुंतला तो मन ही मन शर्मिंदा थी, इसीलिए उनसे कुछ न कहती। वास्तविकता यह थी कि जसकरण और देवकी ने एक कमरा लेकर उर्मिला को वहां से शिफ्ट कर दिया था। साथ ही एक नर्स देखभाल के लिए रख दी थी, जो घर के अन्य काम भी किया करती थी। अच्छा पोषक खान पान व उचित देखभाल जसकरण और देवकी का साथ उर्मिला के लिए वरदान बन गया। शरीर धीरे धीरे भर गया था, चेहरे से झुर्रियां यूं गायब हो गई थी मानो कभी थी ही नहीं। जीने की चाह पैदा हुई, आशाएं उम्मीदें बढ़ने लगी तो आंखों में चमक भर गई। हालांकि उसे कमलेश से शिकायत थी कि उसने उसे धोखा दिया, मगर उसकी आदतें जानते हुए भी वह उससे दूर और बेपरवाह हो गई। ये उसका ही नतीजा था। उसे उस समय अकल से काम लेना चाहिए था और उसे अपने रूप और प्यार में बांध कर रखना चाहिए था। वह अपनी नासमझी भी समझ रही थी, मगर वह इतनी बड़ी भी कहाँ थी जो बुद्धि से काम लेती। सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई और एक एक करके 3 बच्चों की माँ, ऊपर से सास का असमय चले जाना, ये सब परिस्थितियों के कारण ही हुआ। और फिर ऐसे में उसके जीवन में शकुंतला का आगमन। वह अपना धीरज खो बैठी और अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। आज जब वह पिछले सालों के बारे में सोचती तो उसे कमलेश के धोखे के साथ साथ अपनी नादानी भी समझ आती। उस समय उसने थोड़ा समझदारी से काम लिया होता और कमलेश को अपने में उलझाए रखती तो ये दिन कभी ना आता। और उसके बाद दूसरी गलती की, वह अपने ही बच्चों को अपनों से दूर कर दिया। जसकरण और देवकी के समझाने पर वह हकीकत समझने लगी थी। जो कुछ उसके जीवन में हुआ उसे भाग्य मानकर आज ये स्वीकार कर चुकी थी। आखिर कमलेश की गलती की सजा उसके बच्चों को क्यों मिले और वह अपनी जिंदगी क्यों नरक करे। अब ये आगे के जीवन को अपने परिवार और बच्चों के साथ रहकर खुशी और शांति पूर्वक बिताना चाहती थी। आज देवकी और जसकरण की शादी को 1 साल हो गया। घर में सुबह से रौनक थी। कमलेश और शकुंतला ने मिलकर उनके इस दिन को खास बनाने के लिए सोचा था। शायद वे इस तरह से उनको खुश करना चाहते थे कि उन्होंने उन्हें अभी भी वही सम्मान दिया। उनके सामने कभी अपनी माँ की हालत को लेकर या बात को छुपाने की जो भूल की थी, उसके लिए वे शायद एक पश्चाताप कर रहे थे या उनको अपना प्यार जता रहे थे। बंगले में चारों ओर सजावट हो रही थी। शाम को खाने पीने का आयोजन था। बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया गया था। देवकी के मायके वाले भी आ रहे थे। सुनीता भी आई हुई थी और जब उसे पता लगा उसकी माँ यहाँ अभी तक नहीं आई है, अभी तक हॉस्पिटल में ही है, तो उसे लगा शायद उसकी माँ के दिन अब भाभी के आने से फिर गए और अब वह अपने बचपन वाली माँ को फिर से देख पाएगी। इस अवसर पर देवकी जसकरण ने भी कुछ खास सोच रखा था। शाम के लगभग 6 बजे थे जब देवकी तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाने के लिए कहकर गई। 8 बज रहे थे और सब उसी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि उसके मायके वाले भी पहुँच चुके थे। जसकरण सिल्क की सुनहरी शेरवानी पहने और जोधपुरी जूते और पगड़ी में आकर्षक लग रहा था। उसे भी उसका बेसब्री से इंतजार था और बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था, जिस पर सुनीता केशव उसे 2-3 बार छेड़ चुके थे। तभी सबने देखा देवकी आ रही है। उसने रेड और गोल्डन कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी, बालों का जूड़ा और गोल्डन ज्वेलरी पहनी हुई थी। हल्के मेकअप के साथ वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तभी सबने देखा उसके साथ में एक सुंदर प्रभावशाली व्यक्तित्व की महिला भी है। यह सवाल सभी के दिमाग में कौंध रहा था। उन्होंने येलो कलर की रेड बॉर्डर की बनारसी साड़ी पहन रखी थी। चौड़ी भरी हुई मांग और लाल बिंदी उन्हें बेहद आकर्षक बना रही थी। उन्होंने भी गोल्ड ज्वेलरी पहन रखी थी और चेहरे पर सौम्य मुस्कुराहट थी। सभी देखने लगे। मायके वाले तो पहले ही आ चुके थे, तो फिर देवकी के साथ ये कौन है। जब वह दोनों नजदीक आई तो सबके साथ शकुंतला और कमलेश देखते रह गए, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि उर्मिला थी। दोनों के मुंह से एक साथ आश्चर्य में डूबा हुआ स्वर निकला, तुम उर्मिला। उर्मिला मुस्कुराई। उसने शकुंतला के गाल अपने हाथ से थपथपाए।
ये स्पर्श और उर्मिला के चेहरे पर शांति और होठों की मुस्कुराहट ने शकुंतला को एहसास करा दिया कि उर्मिला पूरी तरह ठीक है और अब पता नहीं उसका भविष्य क्या होगा। वह झट से उसके चरणों में झुक गई। मुझे माफ़ करना जीजी, मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उर्मिला ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। तुमसे मुझे कोई गिला नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। तुम तो बच्ची थी और तुमने तो मेरे बच्चों को कभी भी सौतेला नहीं माना और उन्हें मेरी तरह ही प्यार दुलार देकर बड़ा किया। शकुंतला उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। इतनी आसानी से उसको माफ़ी मिल जाएगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। उसे तो मन ही मन लग रहा था कि जीजी ठीक होकर आ गई तो फिर से अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगी। अब तो उनके बच्चे जवान हैं और बहू भी आ गई। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आगे बोला, तुम देवकी जैसी बहू लेकर आई हो जिसने मुझे दोबारा ये दिन दिखाया। तुम्हारी इसमें कोई ज़्यादा गलती नहीं है, तुम तो बच्ची ही थी। ना तो मैं अपने पति को संभाल पाई और ना अपने बच्चों को। बस मैं परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं बिठा पाई। अपनी खींच तुम पर और बच्चों पर निकालती रही। एक तरफ खड़े कमलेश अपने किए पर शर्मिंदा थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ उर्मिला के आगे जोड़ दिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उर्मिला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो उर्मिला। मैं जानता हूँ कि माफ़ी के काबिल तो नहीं, पर फिर भी उर्मिला ने भी बिना किसी भाव के कहा, जो हो गया भूल जाइए। आपने जो किया माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन बच्चों को इस घर में कभी भी किसी भी कमी को महसूस नहीं होने दिया और शकुंतला ने हमेशा उनका ध्यान रखा। तो मैं आपको आपकी गलतियों के लिए माफ़ करती हूँ। मेरी बहू इतनी समझदार और गुणी है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी सुंदर, सुशील और समझदार बहू सबको मिले जो अपनी ही सास को उसका हक दिलाने के लिए खुद पहल करे और बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, अपमानित किए, घर समाज में सम्मान दिलाए। उर्मिला ने देवकी को गले से लगा लिया। सुनीता और शकुंतला भी दोनों से उनके गले लग गई। कमलेश ने जसकरण को गले लगाया। कैलाश और केशव ने उर्मिला के चरण स्पर्श किए। चारों ओर खुशियाँ थी, सभी खुश थे। उर्मिला को घर में आज वही सम्मान मिला उसका पहले था। शकुंतला ने उसको बड़ी बहन की तरह ही, जैसे कि पहले जब वो आई थी, उसी तरह से उसको मान दिया। और उर्मिला ने जो पहले नहीं किया था वह आज किया, शकुंतला को मन से अपनी छोटी बहन स्वीकार करके। सबने देखा देवकी पता नहीं मोबाइल में क्या कर रही थी। उर्मिला ने पूछा, देवकी बहू तुम फोन में क्या देख रही हो? बहुत देर से मैं तुम्हें ही देख रही हूँ। मम्मी जी आप सभी देखिए, मैं अमृतवाणी विद मी चैनल की कहानी देखकर ही आज आपको यह सम्मान और आपका हक दिला पाई। उनकी कहानी मुझे प्रेरित करती है। आप भी इनके चैनल की कहानी जरूर सुने और देखें। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक भी जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और चैनल की वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि सभी इनकी कहानी से प्रेरित हो सके। सबने एक साथ बोला, धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और जैसा कि कहानी में कहा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर करें। मिलेंगे